हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हमने पिछली क्लास में एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट किया था प्यारे बच्चों, जिसका नाम था सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन का मतलब होता है आ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी दो या दो से अधिक चीजों के मिलने पर जिस चीज का फॉर्मेशन होता है उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। आपको मैंने समझाया था कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस का मतलब है कि आप किसी भी पार्ट की स्टडी करो सॉल्यूशन के अंदर, तो हर एक पार्ट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिन सॉल्यूशंस की स्टडी हम करते हैं, जिन सॉल्यूशंस को हमें पढ़ाया जाता है, वो दो ही कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। वो कंपोनेंट जो अमाउंट में ज्यादा होता है, वो कंपोनेंट प्यारे बच्चों जो अमाउंट में ज्यादा होता है उसे कहा जाता है सॉल्यूट। सॉरी, वो कंपोनेंट जो अमाउंट में ज्यादा होता है प्यारे बच्चों उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। और वो कंपोनेंट जो अमाउंट में कम होता है उसे कहा जाता है सॉल्यूट। वो कंपोनेंट जो अमाउंट में ज्यादा होता है उसे कहा जाता है सॉल्वेंट, और वो कंपोनेंट जो अमाउंट में कम होता है उसे कहा जाता है सॉल्यूट।
n इज इक्वल्स टू W अपॉन में m। तो बच्चों पहला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल निकालने का, वो था आपका n इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू W अपॉन में m, जहां पे W होता है तुम्हारा गिवन मास और m होता है तुम्हारा मोलर मास। n इज इक्वल्स टू n अपॉन Na। n इज इक्वल्स टू n अपॉन Na, यहाँ पे n होता था गिवन नंबर जो सवाल के अंदर गिवन होता है, और Na होता था बच्चों एवोगैड्रो नंबर, और Na की वैल्यू आप सभी जानते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। Na होता है आपका एवोगैड्रो नंबर और Na की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल निकालने का, जो होता है आपका V अपॉन 22.4 लीटर्स, जहां पे V होता है आपका गिवन वॉल्यूम जो सवाल के अंदर आपको गिवन होता है। अब याद रखना कि जो वॉल्यूम आप यहाँ पे रखोगे वो लीटर्स में होना चाहिए। अगर सवाल के अंदर ml में दिया हुआ है तो ml को पहले, अगर सवाल के अंदर वॉल्यूम आपको ml में दिया हुआ है तो ml को पहले लीटर में बदला जाता है, इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करना। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के बच्चों 3 फॉर्मूले हो गए आपके पास जो यहाँ पे लिखे गए हैं, W अपॉन में m, n अपॉन में Na और वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर्स। ऊपर सवाल में दिया होता है और नीचे वाला हमें पहले से पता होता है। जैसे मोलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मोलर मास पूछा जाए तो ये बात हमें पहले से पता होती है या हम इंस्टेंटली उस समय निकाल सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर इसी तरह से हमें पहले से पता होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और 22। देखो जो नीचे वैल्यू लिखी है ये पहले से पता है और ऊपर वाली वैल्यू सवाल के अंदर दी गई होती है। इसके बाद प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था मोलैरिटी। मोलैरिटी का क्या मतलब आपको बताया था मैंने। मोलैरिटी होता है इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी आपका होता है NB अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है W अपॉन में M। क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ सॉल्यूट का गिवन मास लिखेंगे, सॉल्यूट का मोलर मास लिखेंगे, यानी WB अपॉन MV इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब कई बार सवाल के अंदर जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो ml में दे दिया जाता है। कई बार सवाल के अंदर जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो ml में दे दिया जाता है बच्चों। तो जब भी वॉल्यूम ml में दिया होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। जब भी वॉल्यूम ml में दिया होगा प्यारे बच्चों तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1000 से। ये होता था हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला WB अपॉन MV
WV अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 1000 से। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो लिखा हुआ है 2 मोलर HCl सॉल्यूशन, अगर सवाल के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है 2 मोलर HCl सॉल्यूशन, तो आपको बताया था कि मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी का मतलब बच्चों होता है, देखो अगर यहां पे मैं वॉल्यूम को 1 लीटर कर दूं, यहां देखो मान लो मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें कर दे दिया 1 लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर मैंने दे दिया तो जब तुम यहां इस फॉर्मूले में 1 पुट करोगे तो m बराबर आ जाएगा किसके, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के। तो यानी मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB, बी किसे कहते हैं, बी सॉल्यूट होता है ना, हाँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये होता है आपका मोलैरिटी। तो इसे कैसे रीड किया जाता है, इसे रीड किया जाता है 2 मोल HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। दो मोल HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब सवाल के अंदर इस तरह से दिया जाता है, इस डाटा को आपको इस तरह से लिख दिया जाएगा 2 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो इसे रीड कैसे किया जाता है, इसे रीड किया जाता है कि 2 मोल HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 2 मोल HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसके बाद बच्चों हमने शायद मोलैरिटी के ऊपर 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल से थे, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। जो तीसरा क्वेश्चन करवाया था उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना था कि जब भी ऑक्सैलिक एसिड को पानी के अंदर डाला जाता है, जब भी ऑक्सैलिक एसिड को पानी के अंदर बच्चों डाला जाता है तो वो एक क्रिस्टल बना लेता है जो ऐसा दिखता है। तो यानी यहां पे जो मोलर मास हमने यूज किया था वो यूज किया था 126। याद है आपको, जो 2 पानी के मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है उसको भी कंसीडर किया जाता है। जो टोटल मोलर मास आप निकालेंगे तो जो 2 पानी के मॉलिक्यूल, जो 2 पानी के मॉलिक्यूल्स का मोलर मास है उसको भी आप कंसीडर करेंगे। यही ऑक्सैलिक एसिड वाले उस क्वेश्चन की खास बात थी कि जब भी ऑक्सैलिक एसिड को पानी के अंदर डाला जाता है तो ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल बना लेता है जो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। यानी 2 पानी के मॉलिक्यूल्स उसके साथ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आज बच्चों हमको पढ़ना है नॉर्मेलिटी के बारे में। ठीक, अगली कंसेंट्रेशन टर्म को आज हम पढ़ेंगे जो कि है नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी को पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का। नॉर्मेलिटी को पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो बताऊंगा। इसके बाद एक चीज पढ़ाऊंगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इसमें मैं तुम्हें ये समझाऊंगा प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के अंदर मैं तुम्हें ये समझाऊंगा कि एक्चुअली में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू नो। एक्चुअली जब हम पढ़ना चाहते हैं ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स वाला टॉपिक,
तो एक्चुअल में उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका फायदा क्या है? उसका बहुत ही प्यारा सा फायदा होता है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा फायदा होता है। आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक? किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है सी डी। ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं आपका सी और डी। तो बच्चों कहते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट, इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट react to give equal number of gram equivalent of product। ये जो लाइन है बहुत ही प्यारी लाइन है बच्चों। इसके ऊपर जो सवाल बनते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, वो बच्चों को समझ नहीं आते हैं, वो बच्चों के दिमाग के ऊपर से चले जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं दोबारा दोहराता हूं। अभी आप सिर्फ लाइन सुनो और लाइन को सुनो बस, ठीक है? ध्यान से सुनो। हो सकता है ये लाइन अभी समझ ना आए। अभी जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा तब दोबारा इस बात को मैं समझाऊंगा, तब वहां पे और भी ज्यादा अच्छे से तुम्हें क्लियर होगी बात। तो कहते हैं इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। equal number of equal number of gram equivalent of reactant react to give react to give equal number of gram equivalent of product। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है चलो अभी डिटेल में तुम्हें समझाऊंगा। उससे पहले आओ देखते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैलकुलेट कैसे किया जाता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या इसे मैं स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट करूंगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या स्मॉल ई, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों W अपॉन में E, जहां पे W होता है तुम्हारा गिवन मास
और ई होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है अभी बताता हूं। पहले ये समझो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है W अपॉन में E, जहां W है गिवन वेट गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, वेट बोलो या मास बोलो एक ही बात है। तो W अपॉन में E, W है गिवन मास, E है इक्विवेलेंट मास, या होता है N इंटू VF, जहां पे N है नंबर ऑफ मोल, N है तुम्हारा मोल, नंबर ऑफ मोल, और VF होता है वैलेंसी फैक्टर। या तीसरा फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर्स, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या E, इसको निकालने का पहला फॉर्मूला है W अपॉन में E, जहां W है गिवन मास और E है तुम्हारा इक्विवेलेंट मास। W है प्यारे बच्चों गिवन मास, E है तुम्हारा इक्विवेलेंट मास। अभी ये बताता हूं इक्विवेलेंट मास क्या होता है। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। और बच्चों तीसरा फॉर्मूला है तुम्हारे पास नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, अब देखो तो यहां से तुम निकाल लोगे क्या, नंबर ऑफ ग्राम। देखो यहां इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है अभी बताता हूं। बहुत छोटी सी चीज होती है, बहुत आसानी से निकल जाती है। और नॉर्मेलिटी क्या होती है ये भी कंफ्यूज मत हो, इसके बाद ही नॉर्मेलिटी एक कंसेंट्रेशन टर्म है। जैसे मोलैरिटी पढ़ा ना, वैसे जैसे मोलैरिटी है वैसे एक होती है नॉर्मेलिटी, एक होती है मोलालिटी, मोलैरिटी आर मोलैरिटी, एक होती है नॉर्मेलिटी, एक होती है मोलालिटी। तो ये सब तो कंसेंट्रेशन टर्म है तुम्हारी। और ये नंबर ऑफ मोल तो बता दिया हूं, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है ये भी अभी आपको बताता हूं। ठीक, अब इसके बाद अगला टॉपिक आएगा तुम्हारा वैलेंसी फैक्टर, समझाऊंगा कि वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जिसे हम लिखते हैं क्या, E। अब ध्यान से सुनो, अब इस लाइन को पढ़ो। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये जो रिएक्शन हो रही होगी ना इसके अंदर जितना ई ए होगा उतना ही ई बी होगा। इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू गिव इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट सी और डी बन रहे हैं उसमें जितना ई सी होगा उतना ही ई डी होगा। Equal number of gram equivalent of reactant react to give equal number of gram equivalent of product. Equal number of gram equivalent of reactant react to give equal number of इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। अभी इतनी ही चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सबका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है। ठीक, यानी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट, जितना ई ए होगा ना बच्चों उतना ही ई बी होगा। और जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में भी जितना ई सी होगा, जितना ई सी बनेगा उतना ही ई डी बनेगा। ये दो बातें आप रट लो घोट लो, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे से सवाल आपको करवाऊंगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर होता है लेकिन बच्चों को बहुत ट्रिकी लगता है वो, लेकिन जब हम उसे पढ़ेंगे बच्चों उसे बहुत ही आसानी, देखो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है बच्चों। अब
होता क्या है कि जो बच्चे, मान लो जो बच्चे बिल्कुल टॉपर हैं, 100% जिनके नंबर आते हैं, 99%, 98%, 100%, इस कैटेगरी में जो बच्चे लाए करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो चाहे जितना डिटेल में पढ़ना चाहे उनके लिए कम ही होता है। मैं बात कर रहा हूँ जिसके 92% भी नंबर आते हैं, 92% और उससे कम, तो या जो सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो सिर्फ, जैसे अब नीट का एग्जाम है, तो नीट का एग्जाम जरूरी नहीं है कि तुम 720 में 720 ही लाओ। सिलेक्शन लेना है, एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना है, तो 670 नंबर भी बहुत होता है बच्चों, 680 नंबर भी बहुत होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी चैप्टर है ना, कोई भी चैप्टर है तो वो बहुत बड़ा होता है। जैसे केमिकल काइनेटिक्स मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो केमिकल काइनेटिक्स भी अपने आप में बहुत डीप है। अब स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा सकती हैं, ठीक, कि कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, किन केमिकल रिएक्शन की स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें कभी भी सवाल के अंदर नहीं आती हैं। और होता क्या है कि जब उन सब चीजों को नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है ना, उन सारी चीजों को नोट्स के अंदर लिख दिया जाता है, तो दिक्कत ये आती है कि जब बच्चा नोट्स को रिवाइज करने बैठता है तब वो ये नहीं जान पाता है कि कौन सी चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें बताई जाएंगी वो सिर्फ वही चीजें होंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, या जिनके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। बेसिकली यहाँ तो सब वो लिखा होगा जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। पीछे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसे तुम लगाना, बोर्ड पे लिखी हुई कोई भी चीज उससे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होगी, एक्स्ट्रा उन टॉपिक्स को भी कवर हम करेंगे जिनकी बहुत ज्यादा संभावना है। लेकिन जिनकी बिल्कुल संभावना नहीं है उस टॉपिक को हम नहीं पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि हमें अपने नोट्स को लेंदी नहीं बनाना है, उसको प्रोडक्टिव बनाना है, ताकि जब हम रिवाइज करने के लिए बैठे तो हमें ऐसा ना लगे कि बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है, सिलेक्शन इस बात से नहीं होता है बच्चों कि तुमने कितना सारा पढ़ा है, बल्कि इस बात से होता है कि जितना भी पढ़ा है तुमने उसको कितनी बार पढ़ा है। अब बात आती है वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो मान लो अगर तुम्हें सवाल के अंदर एसिड दिया हुआ है, तो तुम ये देखना कि उस एसिड के अंदर कितने H+ आयन है। जितने H+ आयन उस एसिड के अंदर होंगे वही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर होगा। अगर सवाल के अंदर तुम्हें एसिड दिया हुआ होगा तो तुम ये देखना कि उस एसिड के अंदर कितने H+ आयन हैं। जैसे अगर मैं एक एसिड लिखूं HCl, तो HCl के अंदर देखो ध्यान से एक H+ आयन है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। अगर मैं एक सवाल लिखूं, एक एसिड और लिखूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर देखो 2 H+ आयन है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा कितना, 2। अगर तुम्हें एसिड दिया हुआ है तो तुम देखोगे कि वो एसिड कितने H+ आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालने पर वो एसिड कितने H+ आयन देता है, वो जितने H+ आयन देता है वही होता है उसका वैलेंसी फैक्टर। जैसे HCl एक H+ आयन देता है तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। H2SO4 2 H+ आयन देता है तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। अगर सवाल के अंदर तुम्हें दिया गया है बेस, अगर सवाल के अंदर तुम्हें दिया गया है प्यारे बच्चों बेस, तुम ये देखोगे कि वो जो बेस है वो एक्वस सॉल्यूशन में कितने OH- आयन देता है। जितने OH- आयन देगा वो हो जाएगा उसका वैलेंसी फैक्टर। जितने OH- आयन देगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा उसका वैलेंसी फैक्टर। जैसे अगर मैं लिखूं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड,
तो ये एक H प्लस आयन देता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। मैं लिखूं BaOH होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये देखो 2H प्लस आयन देता है, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। इसी तरह से अगर सवाल के अंदर सॉल्ट दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो तुम देखना कि उसके ऊपर कितना, उसका जो कैटायन है, जैसे मैं एग्जांपल से ही समझाता हूं, कोई दिया हुआ है तुम्हें NaCl, ठीक, सॉल्ट है, ये सॉल्ट टूटता कैसे है आप सभी जानते होंगे, ये टूटता है Na प्लस, देखो पहले लिखो Na फिर लिखो Cl प्लस माइनस, कितना Na है, एक Na है तो यहां लिखा 1, कितना Cl है, एक Cl है तो यहां लिखा 1। अब जो यहां लिखा है उसको यहां लिख दो, और जो यहां लिखा है उसको यहां लिख दो, तो देखो कितना चार्ज आता है कैटायन के ऊपर, यही हो जाएगा इसका वैलेंसी फैक्टर, यानी कि 1। NaCl जैसे कोई सॉल्ट दिया हो तो देखना उसके कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो -1 मत रख देना वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर सिर्फ नंबर रखना कि मतलब कितना नंबर आ रहा है, कैटायन के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, वही होगा उसका क्या, वैलेंसी फैक्टर। अब एक सॉल्ट और देता हूं मैं तुम्हें, अब इसे देखो ब्रेक कैसे करोगे, पहले लिखोगे Na, फिर लिखोगे SO4, इस पे लगाओगे प्लस, इस पे लगाओगे माइनस, कितना Na है, 2 Na है, कितना SO4 है, एक SO4 है, जो यहां लिखा है उसे यहां लिख दो, और जो यहां लिखा है प्यारे बच्चों उसे यहां लिख दो। तो अब देखो कैटायन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे देखो साफ साफ देखो, यहाँ पे देखो ऊपर वाले में क्या करेंगे, एक छोटी सी बात मिस हो गई है मुझसे, ऊपर वाले में देखो क्या करेंगे, जो NaCl लिखा हुआ है ना, तो टोटल चार्ज देखो कितना आ रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर देना, तो 1 1 जा 1 ही आएगा वैसे तो, ठीक। वैसे यहाँ पे देखोगे तो टोटल कितना चार्ज आ रहा है, 2 1 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारा वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा कितना, 2। अगर एसिड दिया हुआ होगा सवाल के अंदर, तो जितने H प्लस एसिड देता है उतना उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। अगर बेस दिया हुआ होता है सवाल के अंदर, तो जितना वो OH माइनस आयन देता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। अगर सॉल्ट दिया होगा तो देखना कि कैटायन के ऊपर नेट कितना चार्ज आ रहा है, नेट टोटल कितना चार्ज आ रहा है, वही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर होगा। अब इसके बाद बात आती है, मान लो एलिमेंट दिया हुआ है कोई, चौथा नंबर, तो एलिमेंट दिया हुआ है, मान लो जैसे ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो तुम्हें ये पता होगा कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। मान लो तुम्हें O2 दिया हुआ है, तो तुम्हें पता है एक ऑक्सीजन होता है तो वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो बताओ 2 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो अगर सिर्फ O दिया हुआ है तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। अगर 2 ऑक्सीजन दिए हुए हैं, ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 4। अब कुछ महानुभव कहेंगे कि सर है तो इसके अंदर 2 ही बॉन्ड, तो बच्चों ये इसका मैं स्ट्रक्चर बना के नहीं समझा रहा हूँ, इसकी सिंपल आपको मैं वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो बता रहा हूँ, कि तुम्हें ऐसे ही याद रखना है कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। तो दो ये O2 का वैलेंसी फैक्टर तुम्हें निकालना है, तो तुम ऐसे निकालना कि एक ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएंगे, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 और एक और ऑक्सीजन 2, तो 2 और 2 टोटल 4 हो जाएंगे, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, इतना। मेनली सवाल के अंदर या तो एसिड दिया हुआ होगा, या बेस दिया हुआ होगा, या सॉल्ट दिया हुआ होगा प्यारे बच्चों,
या फिर दिया हुआ होगा एलिमेंट। एलिमेंट बहुत रेयर देता है, मेनली आपका एसिड देता है, बेस देता है और सॉल्ट देता है। एलिमेंट भी देता है लेकिन बहुत ही रेयर देता है सवालों के अंदर। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है ये आपको मैं समझाऊंगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। बस इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर देख लो, सिंपल सा। देखो समझना है, ठीक है, आपको समझना है, लेकिन समझने से क्वेश्चन में अप्लाई जब करना होगा तो वहां उसका कोई भी यूज नहीं होगा। हाँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर कुछ सवाल होंगे जहां पे अगर आप समझे रहोगे तो सवाल को थोड़ा आसानी से कर ले जाओगे। अगर वहां पे भी सिर्फ फॉर्मूला ही ध्यान रखोगे ना तब भी तुम सवाल को सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इक्विवेलेंट का वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट यानी मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, यही छोटी सी बात है इक्विवेलेंट वेट में जो आपको अभी याद रखनी है बच्चों, कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। तो एक तो ये फॉर्मूला है जो याद कर लो, रट लो, और दूसरा था, दूसरी बात आप याद रखना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी ई, और इसके तीन फॉर्मूले थे W अपॉन में ई या N इंटू वी या N इंटू वी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसके तीन फॉर्मूले थे W अपॉन में ई या N इंटू में वी या N इंटू में वी, या नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर या नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब चलो अगली कंसेंट्रेशन टर्म आपकी हम पढ़ते हैं, क्या, नॉर्मेलिटी। अब इसे समझ पाओगे, इसका जो फॉर्मूला होगा उसे तुम थोड़ा क्लियरिटी के साथ बच्चों समझ पाओगे इतना सा पढ़ने के बाद, जिसमें दो चीजें आपको याद रखनी थी, एक इक्विवेलेंट वेट, एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसके ये तीन फॉर्मूले। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। E बराबर m अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं बता दिया हूं, कि अगर एसिड दिया हुआ होगा तो देखना वो कितने H प्लस आयन देता है, अगर बेस दिया हुआ होगा तो आपको देखना है कि वो कितने OH माइनस आयन देता है, और अगर सॉल्ट दिया हुआ होगा तो देखना कैटायन के ऊपर नेट कितना पॉजिटिव चार्ज आता है। बस इसी से आप वैलेंसी फैक्टर निकाल लोगे। इसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के तीन फॉर्मूले आपको याद रखने थे, W अपॉन में E, W अपॉन में E, N इंटू में V और N इंटू में V। W अपॉन में E, N मल्टीप्लाई V यानी नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, और नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। बच्चों लेक्चर के दौरान कई बार मैं बहुत सारी बातें आपको बताता हूं लेकिन बोर्ड पे वो चीज लिखी हुई आपको नहीं दिखती है, तो कई बच्चे ये कहते हैं कि सर क्या वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं वर्बली आपको समझाने के लिए बताता हूं। तो बच्चों एक्चुअली वो जो चीजें हैं वो इस चैप्टर की, देखो बोर्ड के ऊपर मैं वही लिखूंगा जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं,
जिस चैप्टर को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो बोर्ड के ऊपर लिखी जाएंगी। लेकिन इस चैप्टर के इस टॉपिक को समझने के लिए कई बार हमें और भी चैप्टर्स के ऊपर जंप करना पड़ता है, तो उन चैप्टर्स की बातों को यहाँ पे वर्बली आपको बताया जाएगा। आपको ध्यान से सुनना है, उसको समझना है। लिखवाऊंगा कब? जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब। जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चों तब आपको लिखवाऊंगा भी। बस अभी आपको जो है ध्यान से सुननी है चीजों को, सुनना है चीजों को और समझना है उसको। केमिकल काइनेटिक्स के जो क्वेश्चन वाले लेक्चर हैं वो बहुत ही जल्द, शायद इस क्लास के बाद ही या जो तीसरा लेक्चर आएगा सॉल्यूशन का उसके बाद ही ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो बच्चों, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। कौन सी चीज कब डालनी है ये मैं ज्यादा अच्छे से जानता हूँ और आप इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बस आप जो है जो आपको बताया गया है केमिकल काइनेटिक्स में करने के लिए वो आप अच्छे से करो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म। अब हम 5वीं कंसेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे बच्चों, नंबर हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो। अब हम 5वीं कंसेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जो होता है नॉर्मेलिटी। कैपिटल एन, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन। तो देखो ये कहता है, ये होता क्या है, देखो लिख रहा हूं, इसको देखा जाए ध्यान से लिखा जा रहा है ये होता है बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी नॉर्मेलिटी होती है आपकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी ई अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ई किसका? सॉल्यूट का, ठीक। अब ई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि ई का फॉर्मूला एक होता है W अपॉन में ई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक। W देखो सॉल्यूट का ये निकाल रहे हो तो यहाँ पे सॉल्यूट का गिवन वेट लिखोगे, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट लिखोगे, ठीक। आप सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो तो यहाँ पे जो वेट और गिवन वेट आएगा वो भी किसका आएगा? सॉल्यूट का आएगा, जो सवाल के अंदर दिया हुआ होगा। तो E का फॉर्मूला मैंने लिख दिया W अपॉन में E इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। W अपॉन में E अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया हुआ हो, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया हुआ हो प्यारे बच्चों, तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया हुआ होता है तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 1000 से। ये होती है तुम्हारी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी
it represent the number of gram equivalent of solute present in 1 liter solution। मतलब नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, E अपॉन में V इन लीटर्स। E का फॉर्मूला होता है W अपॉन में E, और अगर वॉल्यूम ml में दिया हुआ होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1000 से। अगर वॉल्यूम ml में दिया हुआ होता है प्यारे बच्चों तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ऊपर 1000 से। ठीक बात है। अब फिर से वही चीज पढ़ेंगे। सवाल के अंदर कई बार देखो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर, और कई बार इसका इस्तेमाल करके डाटा देता है क्वेश्चन के अंदर। जैसे पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं वैसे इसका इस्तेमाल करके भी सवाल के अंदर हिडन डाटा हमें दे देता है। अब वो कैसे देता है अभी मैं आपको दिखाता हूं। लिख देगा 2 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन, 2 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है बच्चों, इसको रीड करते हैं। 2 ग्राम इक्विवेलेंट HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 2 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। सवालों के अंदर कई बार इस तरह से हिडन डाटा दिया जाता है तो इसको रीड किया जाता है। देखो क्या है, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है सॉल्यूट का, किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। यानी नॉर्मेलिटी का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है E अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर मैं ये कहूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर पुट कर दो तो जब यहाँ पे 1 लीटर रखोगे तो n बराबर आ जाएगा किसके, E के। यानी n क्या है, n E है। n क्या है प्यारे बच्चों, n E ही है। नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ही है। कब, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नॉर्मल यानी 2 नॉर्मेलिटी, तो इसका मतलब होता है 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, यही होता है तुम्हारा नॉर्मेलिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं प्यारे बच्चों वही होता है तुम्हारा क्या, नॉर्मेलिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं वही होता है तुम्हारा नॉर्मेलिटी। इसके बाद आता है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में एक रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आयनिक इक्विलिब्रियम एक चैप्टर होता है उसके अंदर इस रिलेशन का भर भर के इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों। मतलब तुम्हें मोलैरिटी दे देगा और कहेगा नॉर्मेलिटी बताओ, तो एक छोटा सा रिलेशन होता है जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से नॉर्मेलिटी बता सकते हैं। रिलेशन बिटवीन N एंड M, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है W अपॉन में E इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी का यही फॉर्मूला बताया है W अपॉन में E। देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बताया है, E अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और E होता है W अपॉन में E। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है W अपॉन में E
मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों W अपॉन में E इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास W अपॉन में M, गिवन मास अपॉन में मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। अब ये M कंफ्यूज मत हो जाना, तो ये W अपॉन में M इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास को तुम M मत लिखो, W था तुम्हारा गिवन मास, और मोलर मास को MW लिखो। MW मतलब मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो W और MW ऐसे याद रखना बच्चों। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है W अपॉन में, मतलब गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा N अपॉन में M बराबर W अपॉन में E इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहां हो जाएगा W अपॉन में MW इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। W से W जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V से V चला जाएगा, ये MW तुम्हारा ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा MW अपॉन में E। अब मुझे तुम बताओ कि E का क्या फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला होता है, जो आपको पीछे बताया था। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। तो यहां से इसका फॉर्मूला निकालो कि MW अपॉन E क्या होगा। तो E को यहां जब भेजेंगे, VF को वैलेंसी फैक्टर को यहां भेजेंगे, तो देख सकते हो कि हम MW अपॉन E को VF भी लिख सकते हैं। MW अपॉन E को यहाँ VF लिखेंगे, और यहाँ है N इंटू में N अपॉन में M। अब ये जो M है इसको वहां भेज दो बच्चों, तो एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन आता है, N इज इक्वल्स टू M इंटू में वैलेंसी फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिलेशन का इस्तेमाल बहुत सारे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप रट भी लो कि N इज इक्वल्स टू M इंटू में वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी बराबर में मोलैरिटी इंटू में वैलेंसी फैक्टर। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी हम देख रहे थे। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस बारे में हम पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में आपका ये रिलेशन होता है कि नॉर्मेलिटी बराबर होती है मोलैरिटी इंटू में वैलेंसी फैक्टर। आप इसे देखो, तब तक मैं पानी पी लूं थोड़ा। तो नॉर्मेलिटी बराबर होती है मोलैरिटी इंटू में वैलेंसी फैक्टर। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे बहुत अच्छे से जो है रट लो। बहुत सिंपल सा रिलेशन है, ठीक है, समझ आ रहा है कि बहुत सिंपल सा। इस पे बहुत ज़्यादा फोकस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके ऊपर कई सारे चैप्टर के अंदर सवाल बनते हैं। डायरेक्ट सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ, आपको सवाल के अंदर वो मोलैरिटी दे देगा, और उस सवाल को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हमें मोलैरिटी की जगह पे नॉर्मेलिटी की जरूरत होगी। तो नॉर्मेलिटी आपको वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, इस रिलेशन से। यानी नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू में वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी बराबर में मोलैरिटी इंटू में वैलेंसी फैक्टर।
अब इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा एक सवाल सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। पीछे जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उसका भी इसमें इस्तेमाल होगा प्यारे बच्चों। पीछे जो हम पढ़ के आ रहे हैं उसका भी इसके अंदर इस्तेमाल होगा। तो पहले मैं सवाल लिख लेता हूं। बच्चों सवाल है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को कैलकुलेट करो। दिया हुआ है 30% W/V। तो देखो इस तरह से इसका इस्तेमाल सवाल के अंदर किया जाता है। पूछेगा कुछ और डाटा को इस रूप के अंदर इसके अंदर एक हिडन तरीके से देगा। तो आपको पता है कि इसे कैसे रीड किया जाता है। 30% W/V पहले है वेट, बाद में है वॉल्यूम। तो इसे लिखा जाता है 30 ग्राम एसिटिक एसिड इन। अब परसेंटेज टोटल कितने में होता है? 100 में होता है। परसेंटेज टोटल कितने में होता है? 100 में होता है। तो 100 ml सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो तो W हमारे पास आ गया है। इसका मोलर मास हम निकाल ही लेंगे, M निकाल लेंगे। 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24। बच्चों मोलर मास मैं मानता हूं कि आपको निकालना आता होगा। मोलर मास या तो आप निकालना आता होगा या आप जो है मोलर मास मैं पढ़ाऊंगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो 11th क्लास का टॉपिक होता है। तो इसका मोलर मास देखो, एक कार्बन का 12 होता है तो 2 कार्बन है तो 24। एक ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक वेट, तो 2 ऑक्सीजन होंगे तो 16 दूनी 32। 3 और 1 4। 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा 4। 4 दूनी 8 और 2 10। 3 और 3 6। तो मॉलिक्यूलर वेट MW तुम्हें पता लग गया, W तुम्हें पता लग गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें पता है, तो तुम्हें पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन में MB इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और अगर ml में दिया हुआ हो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1000 से। अगर ml में दिया हुआ हो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है बच्चों 1000 से। अब WB है तुम्हारे पास 30, ये है तुम्हारे पास 60, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 और ऊपर मल्टीप्लाई है किससे? 1000 से। 3 0 से 3 0 जाएंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5। तो मोलैरिटी तो तुम्हारे पास आ जाएगी 5 मोलर। मोलैरिटी आ गई तुम्हारे पास कितना? 5। अब एक बात बताओ, नॉर्मेलिटी भी निकालनी है। मोलैरिटी तुम्हें पता है, नॉर्मेलिटी तुम्हें निकालनी है। तो एक रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू में वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी बराबर में मोलैरिटी इनटू में वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी बराबर में मोलैरिटी इनटू में वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी है 5, वैलेंसी फैक्टर एसिड दिया हुआ है। तो देखो ये एसिड कितने H+ आयन देता है। अब कोई महानुभव भाई ये ना बोले, महानुभव बच्चा ये ना बोले कि सर इसमें तो 4 हाइड्रोजन है। बेटा जब इसे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा तो केवल ये वाला हाइड्रोजन ही, ये वाला H+ ही रिलीज होता है। ये H+ कोऑर्डिनेट, ये H+ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है।
जबकि ये वाला आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो जब भी इसको एक्वस सोल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है, तो केवल ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलता है, रिलीज होता है। तो ये एसिड जब पानी में डालोगे तो केवल एक H प्लस आयन देता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा H, तो इसका नॉर्मेलिटी भी हो जाएगा कितना, 5। बहुत ही प्यारा सवाल था। W/V का भी यूज किया। कैसे W/V तुम्हें सवाल के अंदर देगा, आपने देखा किस तरह से डाटा छिपा के देगा, उसमें से हम डाटा निकालेंगे कि W मिल गया हमें, V हमें मिल गया, MW हमने कैलकुलेट ही कर लिया है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है दिस, वैल्यू पुट किया, मोलैरिटी आ गई। अब नॉर्मेलिटी भी पूछा है, तो दिमाग ने शून्य से कहा कि भाई मोलैरिटी पता है, नॉर्मेलिटी का एक रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू में वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर हमने देखा एसिड, तो वो एसिड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पानी में डालने पर कितने H प्लस आयन देता है, वही होती है उसकी नॉर्मेलिटी। तो पानी में डालने पर बच्चों ये देता है तुम्हारा एक H प्लस आयन, तो इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी, इसकी नॉर्मेलिटी भी हो जाएगी तुम्हारी 5। यहां तक क्लियर है आप सभी को? इसमें देखो कोई डाउट नहीं होगा। देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं एकदम कंसाइज कंटेंट है, और बिल्कुल बच्चों जो पेपर होगा तुम्हारा इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जब तुम पेपर देखोगे तो तुम कहोगे कि अरे सर आपने पढ़ाया तो सारा ही पढ़ा दिया, यानी एक भी सवाल, एक भी क्वेश्चन जो नोट्स यहाँ लिखे जाएंगे उससे बाहर नहीं आने वाला है। इवन जो क्वेश्चन लेक्चर में क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे ना, उसी से क्वेश्चन भी आपको छपा हुआ मिलेगा। अब क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल बेस्ड केमिस्ट्री है, तो नंबर्स चेंज कर सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा, जो तरीका होगा उस सवाल को सॉल्व करने का, वो अलग नहीं होगा बच्चों, वो उसी में से छपा हुआ तुम्हें मिलेगा। वो सवाल जो है बिल्कुल सेम टू सेम उसी में से आपको छपा हुआ मिलेगा, बस नंबर्स को वो आगे पीछे कर सकता है। आज जो है कंसंट्रेशन टर्म्स को हम कंप्लीट करके ही क्लास ऑफ करेंगे। अब चाहे इसके लिए कितना भी टाइम लगे, इट डजेंट मैटर, बट हाँ आज जो है कंसंट्रेशन टर्म्स को हम कंप्लीट करेंगे एट एनी कॉस्ट, चाहे कितना भी टाइम लगे। और ऐसा भी नहीं है कि मैं भगाऊंगा, मैं पूरा समझाऊंगा, बिल्कुल मैं पूरा समझा के तुम्हें बहुत अच्छे से, जिस स्पीड में चल रहा है इसी स्पीड में चलूंगा और बहुत अच्छे से इसे समझाऊंगा मैं तुम्हें, और भागा भागी नहीं करेंगे बच्चों। अब अगली कंसंट्रेशन टर्म आती है तुम्हारी मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल m, मोलैलिटी, वो मोलैरिटी था, R था वहां पे, ये है मोलैलिटी, स्मॉल m से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये होता क्या है, तो कहते हैं कि इट रिप्रेजेंट इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर टोटल कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है, वही होता है आपका मोलैलिटी। ध्यान रखना यहां सॉल्वेंट की बात हो रही है, यहां सॉल्वेंट की बात हो रही है बच्चों। तो मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, WB अपॉन में MB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दे दिया जाए तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ऊपर 1000 से। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन में MB गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दे दिया जाए सवाल के अंदर तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ऊपर 1000 से, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है बच्चों ऊपर 1000 से। ये आपका फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का। प्यारे बच्चों, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? मोलैलिटी का बच्चों। ठीक है, बहुत प्यारी बात है। अब इसकी यूनिट होती है मोलल। मोलल लिखा होगा या तो स्मॉल m लिखा हुआ होगा। इसकी यूनिट होती है मोलल। मोलल मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन में MB इंटू में मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दिया हुआ हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात आती है कि मान लो सवाल के अंदर ऐसे लिख दिया जाए। कैसे लिख दिया जाए? ऐसे लिख दिया जाए 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन। अगर सवाल के अंदर ऐसे लिख दिया जाए 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन, तो इसे कैसे रीड किया जाता है प्यारे बच्चों? आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी मोलैलिटी तुम्हारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होती है। किसके अंदर? 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर। 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर। तो इसे रीड किया जाता है 2 मोल सॉल्यूट। सॉल्यूट यहां पे क्या है? NaOH। NaOH यहां पे सॉल्यूट क्या है प्यारे बच्चों? यहां सॉल्यूट है NaOH। तो ये है 2 मोल NaOH इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक बात है, 2 मोल NaOH इन 1 kg सॉल्वेंट। अब सवाल के अंदर देखो सॉल्वेंट स्पेसिफाई नहीं किया है कि सॉल्वेंट क्या होगा। तो बताओ, तुम बताओ कि अगर सवाल के अंदर सॉल्वेंट नहीं बताया जाता है तो सॉल्वेंट हम क्या मान के चलते हैं? बिल्कुल सही बात है। क्या बात है? बिल्कुल सही बात है कि हम सॉल्वेंट मान के चलते हैं पानी। तो अगर सवाल के अंदर ऐसे लिखा हुआ हो कि 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों 2 मोल NaOH इन 1 kg सॉल्वेंट। 2 मोल NaOH इन 1 kg सॉल्वेंट। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि बच्चों यहां सॉल्वेंट आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा है तोड़ा। एक प्यारा सा सवाल इसके ऊपर सॉल्व कर दिया जाए। पहले मैं सवाल एज ऑलवेज, जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूं कि पहले जो है मैं सवाल लिख देता हूं।
बच्चों जितना नोट्स मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उतने ही नोट्स को पढ़ना, उतने ही नोट्स को पढ़ना, उतने ही नोट्स को पढ़ना। देखो ऐसा मत करना कि अभी तुम ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो फिर कुछ दिन के बाद तुम्हारे अंदर फिर से आए कि चलो एक बार और देखता हूँ इसको। ऐसा बिल्कुल मत करना, एक ही बार देखो, अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, फोकस होके देखो। जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको नोट्स में लिखो। हालांकि जो है वेबसाइट पे काम किया जा रहा है और जल्दी हैंड रिटन नोट्स भी उस पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई भी डेट मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ बच्चों। वेबसाइट पे जो है काम किया जा रहा है बट उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप अभी क्या करोगे, जो भी यहाँ पे मैं लिखूंगा उसको नोट्स में आप लिखोगे बहुत बाकायदा अच्छे से, और इसके बाद वीडियो लेक्चर नहीं देखना है बार बार। आपको उसी नोट्स को बार बार पढ़ना है, बार बार आपको रिवाइज करना है। जितने अच्छे सवाल आपको क्लास के अंदर करवाए जाएंगे और जितने अच्छे सवाल आपको क्वेश्चन लेक्चर में करवाए जाएंगे, आई गारंटेड कि वैसे सवाल आप किसी भी रिफ्रेशर, देखो एक होता है टफ सवाल। टफ सवाल में क्या है, टफ सवाल तो मैं भी बना दूं अभी, यहाँ ऐसा सवाल बना दो जिसे तुम कभी सॉल्व ही ना कर पाओ बच्चों। तो इसमें मजा क्या आएगा, टफ सवाल, ऐसे सवाल थोड़ी ही एग्जामिनर देता है। एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल थोड़ी ही दिए जाते हैं कि जिसे आप सॉल्व ही ना कर पाओ। सवाल वो अच्छा होता है जिसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पूछे जाएं। आसान सवाल होता है, सब सवाल आसान होते हैं, बस ट्रिकी होते हैं। तो जितने भी सवाल मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा और जितने भी सवाल क्वेश्चन लेक्चर के अंदर करवाए जाएंगे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। उतना ही कर लेना, उतना ही कर लोगे उद्धार हो जाएगा, उतना ही कर लेना जितने सवाल मैं करवाऊंगा। तो सवाल है 214.2 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है। कंटेन 34.2 ग्राम केन शुगर, केन शुगर का तुम्हें मास दिया हुआ है इतना, ठीक। और क्या है, कैलकुलेट करो मोलैलिटी, स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब होता है मोलैलिटी, स्मॉल एम का प्यारे बच्चों मतलब होता है क्या, मोलैलिटी, ठीक। फॉर्मूला आपको याद है मोलैलिटी का, अभी याद नहीं होगा, अभी मैं लिख देता हूं, WB/MB इंटू WA अगर ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1000 से। WB/MB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कम होता है वो सॉल्यूट है, ये तुम्हारा सॉल्यूट है, और जो ज्यादा होता है वो तुम्हारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट नहीं बताया है तो पानी मान के चलेंगे। अब देखो ध्यान से, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, 342, 34.2। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका मोलर मास आप निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना। एक कार्बन का 12 होता है तो 12 कार्बन का कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई 12। उसी तरह से 22, 12 मल्टीप्लाई 12 आई थिंक 144 आएगा, उसमें प्लस करोगे 22, और ये एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 11 ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 मल्टीप्लाई 11। एक ऑक्सीजन का होता है 16 तो 11 ऑक्सीजन का होगा 16 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारे पास ओवन, ये ओवरऑल इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 342। मार्कर की इंक बहुत हल्की हो गई है बट आई थिंक इतना पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा शॉर्ट डार्क करके लिखता हूँ। ये लिखा हुआ है 34.2 ग्राम, ठीक, जो दिया हुआ है। WB आपको दिया हुआ है 34.2 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है 342, मतलब निकाल लेंगे हम। अब यहां मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है इतना, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, ये सॉल्यूशन का मास है।
ये सॉल्यूशन का मास है और सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एग्री करते हो आप मेरी इस बात से कि सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक, अब हमें यहां से सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो बच्चों सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए जो सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है उसमें से माइनस कर दोगे, इसको यहां लेकर आओगे जब इक्वल के, तो ये माइनस हो जाएगा सॉल्यूट के मास को। तो भाई जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें से सॉल्यूट हटा दो तो सॉल्वेंट बचेगा ना। अब सॉल्यूशन इतना दिया हुआ है, इसमें से तुम सॉल्यूट हटा दो, यानी 214.2 से 34.2 को माइनस कर दो, तो जो बचेगा तुम्हारे पास वो होगा तुम्हारा क्या, सॉल्वेंट होगा। जो बचेगा तुम्हारे पास वो बच्चों तुम्हारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो जब इसे माइनस करोगे तो ये तुम्हारे पास बचेगा 0, 180। अब यहां लिखोगे 180, क्योंकि ग्राम में है तो मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से ऊपर। अब ये पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटा के एक 0 यहां आता है, 342 से 342 जाएगा, 2 0 से 2 0 जाएगा और तुम्हारी मोलैलिटी आ जाएगी 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 5/9 मोलर। आपकी मोलैलिटी आ जाएगी 5/9 मोलर। यहां तक क्लियर है आपको? आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई टफ चीज लग रही होगी, और सारी चीजें क्लियर भी हैं, सारे टर्म क्लियर भी हैं बच्चों। तो यहां से आप मोलैलिटी कैलकुलेट कर लोगे 5/9 मोलर, 5/9 मोलर। अब अगली चीज हम पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है मोल फ्रैक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे सर आप तो जो भी पढ़ाते हो उसको इम्पोर्टेंट ही बताते हो। तो बच्चों मैंने आपको बताया ना कि मैं सारी ही चीजें यहाँ जो लिखूंगा वो सब इम्पोर्टेंट है। कोई भी फालतू चीज जिसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, जो आपसे पूछा नहीं जाएगा, जिस बात के आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, देखो ऑल इन दी एंड सारा खेल है नंबर का, किसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं। ठीक, अब उसमें एक लफड़ा होता है, वो उस चीज को अलग हटाए। तो अगर इन जनरल देखा जाए तो नंबर आपको लाने हैं। ठीक, नंबर्स आपको लाने हैं, आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको नंबर्स लाने हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो भी बताऊंगा वो सब नंबर के लिए है, कोई भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जिसका नंबर के जो मतलब मार्क्स लाने से कोई वास्ता ना हो। अब अगली चीज जो आती है वो होती है आपकी मोल फ्रैक्शन। बच्चों मार्कर को थोड़ी प्यास लग गई है, मार्कर को थोड़ी प्यास लग गई है, तो इसकी प्यास को थोड़ी बुझा दिया जाए। वैसे बच्चों मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा जन्म जो हुआ है वो यूपी में हुआ है। यूपी में भगवान राम की जो नगरी है, बस उसके बॉर्डर स्टेट या मान लो, उसका बॉर्डर एरिया मान लो आप। मतलब अयोध्या के आसपास ही रहता हूँ मैं, वैसे आप मुझे अयोध्या वासी भी कह सकते हो। तो मेरा जन्म यूपी में हुआ है। जब मैं 1 साल का था तब से मेरे फादर मुझे दिल्ली लेकर आ गए हैं, मतलब हमारी पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई है। मेरी सारी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई है बच्चों।
इंक की बॉटल भी खत्म हो गई है, कल इंक भी लाना होगा। इट्स ओके, आज की क्लास का जो है काम हो जाएगा इतने में। तो अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, मेरे प्यारे झुनझुनों और मेरी प्यारी झुनझुनियों, इस टॉपिक का नाम है मोल फ्रैक्शन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है काई से। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों काई से। अब ये होता क्या है वो बताता हूं। मान लो तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर ए है और बी है। तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर तुम्हारे पास ए है और बी है। मैंने कह दिया कि बच्चों मान लो ए के तुम्हारे पास Na मोल है, ठीक, ये बता दिया है, और बी के मोल है इसके अंदर Nb। तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर दो कंपोनेंट है ए और बी। ए के Na मोल्स हैं और बी के Nb मोल्स हैं। अब मैं कहता हूं कि बताओ मोल फ्रैक्शन, बताओ ए का, काई ए, यानी मोल फ्रैक्शन बताओ ए का। तो तुम कहोगे कि ए के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत अच्छे से समझो कि अगर मैं कहता हूं मोल फ्रैक्शन बताओ ए का, प्यारे बच्चों, अगर मैं कहता हूं मोल फ्रैक्शन बताओ ए का, तो तुम कहोगे ए के मोल अपॉन में टोटल मोल, यानी Na प्लस Nb, ये होता है तुम्हारा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली अगर तुमसे पूछता है कि बताओ बी के मोल बताओ, तो तुम कहोगे बच्चों कि बी के मोल अपॉन में टोटल मोल Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन जिसे काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। Let's suppose you have a solution that contains two component A and B. We have A Na moles, we have, हमारे पास A के Na मोल्स हैं और B के Nb मोल्स हैं। मैंने आपसे कहा कि बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, यानी काई A क्या होगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा। तो तुमने कहा A के मोल अपॉन में टोटल मोल। सिमिलरली अगर मैंने तुमसे पूछा कि बताओ B के मोल क्या होंगे, तो तुमने कहा B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर। तो तुमने कहा B के मोल अपॉन में टोटल मोल, B के मोल अपॉन में टोटल मोल, ठीक। जब मोल फ्रैक्शन को सम किया जाता है ना, जितने भी कंपोनेंट है उन सबका मोल फ्रैक्शन निकालो, और जब इसका तुम सम करोगे तो देखो, जब इसका सम करोगे तो देखो ये क्या होगा, ये होगा Na अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन में Na प्लस Nb। नीचे एलसीएम आ जाएगा Na प्लस Nb, नीचे एलसीएम आ जाएगा Na प्लस Nb, तो ऊपर देखो बचेगा Na प्लस Nb, ये कट जाएगा और ये आपका 1 आएगा। तो मतलब आपको सिंपल ये याद रखना है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स
सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, इसका सम होता है 1। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं कि जब ए का मोल फ्रैक्शन पूछे तो ए का मोल लिखना, नीचे टोटल मोल। बी का मोल फ्रैक्शन पूछे तो बी के मोल लिखना अपॉन में टोटल मोल। और सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यानी इन सबका सम करोगे तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। इसके बाद अगर इसका रेशो निकालोगे ना बच्चों, काई ए अपॉन काई बी, तो याद रखना कि मोल फ्रैक्शन का जो रेशो होता है वो मोल के ही रेशो के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन का जो रेशो होता है काई ए अपॉन काई बी जो होता है वो मोल के ही रेशो के बराबर होता है, यानी Na अपॉन Nb के ही बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है और इसका इस्तेमाल अच्छे क्वेश्चंस में किया जाता है। इस वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अच्छे क्वेश्चंस को फ्रेम करने में किया जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे है काई ए पूछेगा, अगर ए का मोल फ्रैक्शन पूछेगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ए का मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो ए के मोल अपॉन में टोटल मोल। अगर बी का मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो बी के मोल अपॉन में टोटल मोल। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स बराबर होता है किसके? 1 के। जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है वही मोल का रेशो होता है। जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है प्यारे बच्चों वही आपका किसका रेशो होता है? मोल, जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है वही मोल का रेशो होता है। ठीक बात है। सर एक बात बताओ, अगर मान लो सॉल्यूशन के अंदर 3 कंपोनेंट दे दिए जाए तब क्या होगा? अगर सॉल्यूशन के अंदर 3 कंपोनेंट्स दे दिए जाए, एक सी भी दे दिया जाए और कहा जाए कि तुम्हारे पास सी के एनसी मोल हैं, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब ए का मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो ए के मोल, नीचे आता है टोटल मोल, तो यहाँ पे एक एनसी भी आ जाएगा। ए का मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो ए के मोल, नीचे टोटल मोल, यानी यहाँ पे एक एनसी भी आ जाएगा। ठीक। बी का मोल फ्रैक्शन तो बी का मोल, नीचे टोटल मोल, और यहाँ पे सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यानी जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम होता है क्या? 1। तो फर्क नहीं पड़ता है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था बच्चों। आई होप आपको समझ आया होगा। और जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है वही मोल का रेशो होता है। ये वाले अच्छे सवाल को फ्रेम करने में इस वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे क्वेश्चंस को फ्रेम करने में लास्ट वाले पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको याद रखना। बहुत कोई टफ बात तो देखो है नहीं। अरे सर आप जो भी पढ़ाते हो वो टफ होती कहाँ है? तो जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है वही तुम्हारा किसका रेशो होता है? मोल का रेशो होता है। जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है वही होता है तुम्हारा किसका रेशो? मोल फ्रैक्शन का रेशो। बच्चों बहुत ही जल्द इस छोटे से बोर्ड को जो है बहुत बड़ा कर दिया जाएगा। एक 2x3 का बोर्ड देखा जा रहा है जो आई थिंक कितना बड़ा होगा? 90 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, हाँ लगभग इतना बड़ा बोर्ड होगा। तो आपको और अच्छा लगेगा आप जब स्क्रीन को व्यू करेंगे। मुझे पता है कि आपको थोड़ी तकलीफ होती होगी, देखने में चीजें अच्छी नहीं लगती होंगी। देखो क्योंकि नए सिरे से चीजें शुरू हो रही हैं तो धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट होती है। धीरे धीरे हम ये सब बैकग्राउंड बहुत अच्छा करेंगे। अभी ये वाइट कलर आई थिंक अच्छा ही लग रहा है, नहीं तो इसे चेंज किया जाएगा। हाँ बोर्ड को तो बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एक चीज है कि अभी जो है माइक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अगर आपको नोटिस किया हो कि डिवाइस जो है वो सीधा ही आवाज को रिकॉर्ड कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि आवाज गूंजती होगी,
तो लेक्चर की शुरुआत में माइक लगाया था, माइक जो है हमने मंगा लिया है, बट एक्चुअली ये माइक जो है बच्चों ये चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं होने के कारण स्टार्टिंग के 6 मिनट जो है ये तो अच्छे से चला, एकदम धूमधाम चला स्टार्टिंग के 6 मिनट, लेकिन 6 मिनट के बाद जो है ये माइक बंद पड़ गया, और ये माइक बंद पड़ने की वजह से सारा काम खराब हो गया यार। मैं ये वन शॉट, मैं एक ही टेक में सारा लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। एडिटिंग करना मुझे पसंद नहीं है, ठीक, कि छोटी छोटी क्लिप्स काट के ऐड करूँ, लेकिन इस चक्कर में जो है मेरा जो है काम बहुत खराब हो गया है कि पहले एक 6-7 मिनट की पहला एक शॉट था, अब उसके बाद ये जो 1 घंटे जो भी है 1 घंटे 1-1.5 घंटे की अब इस वीडियो को जो है दोनों को ऐड करना पड़ेगा मुझे, और मेरे को मजा भी नहीं आता है बच्चों। मैं जब पढ़ाने आता हूँ तो एक साथ ही पढ़ाता हूँ, और एक साथ एक लैब में पढ़ाने में जो मजा आता है वो मजा जो है हर टीचर लेना चाहता है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन काई, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है उसका मोल लिखोगे और डिवाइड कर दोगे प्यारे बच्चों टोटल मोल से। जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है उसके मोल लिखोगे और डिवाइड कर दोगे टोटल मोल से। इसके बाद एक नोट पॉइंट डालो, फॉस्फोरस के ये जो कंपाउंड होते हैं इसके लिए एक नोट पॉइंट डालो कि इनका वैलेंसी फैक्टर कैसे लिखते हैं। तो बच्चों इनका वैलेंसी फैक्टर लिखने के लिए जितने ऑक्सीजन एटम इनके अंदर हैं उसमें से एक माइनस कर दो। इनका वैलेंसी फैक्टर H3PO4, H3PO3 और H3PO2, इन कंपाउंड्स का वैलेंसी फैक्टर लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इनमें जितने ऑक्सीजन एटम है उसमें से एक माइनस कर दो। जैसे इसके अंदर 4 ऑक्सीजन एटम है तो 4 में से एक माइनस करोगे तो आएगा तुम्हारे पास 3, तो इसका वैलेंसी फैक्टर है कितना, इतना। इसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम है तो 3 में से एक माइनस करोगे आएगा 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर है कितना, इतना। अगर इसके पास 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 में से एक माइनस करोगे तो इसका वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा तुम्हारे पास 1। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान रखने वाली बात है, इसको जो है ध्यान रखो। अब चलो मोल फ्रैक्शन के ऊपर 2 सवाल लगाए जाएं।
बच्चों सवाल है कि तुम्हारे पास 23 ग्राम इथेनॉल दिया हुआ है C2H5OH। नाम देना अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। तुम्हें 23 ग्राम C2H5OH दिया हुआ है, 36 ग्राम पानी दिया हुआ है और इन्हें मिला के एक सॉल्यूशन बनाया है और तुम्हें बताना है मोल फ्रैक्शन C2H5OH का। अब तुम्हें बताया था कि भाई मोल फ्रैक्शन C2H5OH का पूछा है, मोल फ्रैक्शन C2H5OH का पूछा है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है उसके मोल लिखोगे और डिवाइड कर दोगे टोटल मोल से, यानी C2H5OH का मोल एक तो ये है और एक है तुम्हारे पास पानी, यानी पानी के मोल से। तो चलो सबसे पहले सबका मोल निकाल लेते हैं। तो C2H5OH का देखो मोल क्या होगा, आप सभी जानते हैं नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बच्चों। अब तो जो है ये याद हो जाना चाहिए था अभी तक आपको, W अपॉन में है, W है 23 और C2H5OH का मोलर मास होता है 12 दूनी 24, 16, 6 4 10, 2 3 1 46। C2H5OH का जो गिवन वेट है सवाल के अंदर गिवन है वो है आपका 23 ग्राम और मोलर मास होता है 46। इसको सॉल्व करोगे आएगा 1/2 यानी 0.5। इसी तरह से पानी का मोल निकालोगे तो पानी का गिवन वेट है 36 ग्राम और मोलर मास होता है 16 और 2 18, 18 दूनी 36। तो पानी का मोल आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, इतना। तो इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ गया है, C2H5OH का नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ गया है 0.5 और पानी का मोल भी हमारे पास आ गया है 2। अब कुछ करना नहीं है, वैल्यूज जो आई है इसको पुट कर देना है। इथेनॉल आपके पास आया है कितना, 0.5। तो इथेनॉल का मोल है 0.5 अपॉन में टोटल मोल यानी 0.5 प्लस 2, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन में 2.5, पॉइंट से पॉइंट जाएगा, ये आएगा 5/25, 5 एकम 5, 25 50 25, तो ये आ जाएगा 1/5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल तुम्हारे पास होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH जो तुमसे सवाल में पूछा हुआ था वो आ जाएगा तुम्हारे पास 1/5। बहुत इजी सा सवाल था बच्चों। इसके ऊपर 2 सवाल बोले थे लेकिन अभी एक ही सवाल करवाऊंगा। इसका जो देखो जब क्वेश्चन वाला लेक्चर डालूंगा ना, मतलब जब मैं लास्ट में क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाऊंगा तो ये सारे सवाल वहां पे दोबारा करवाए जाएंगे। अभी इसे यहाँ करवाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी चलो क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो उस कॉन्सेप्ट की थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसके लिए मैंने तुम्हें एक सवाल भी करवा दिया है, कोई बात नहीं है। हालांकि जो है क्वेश्चन लेक्चर में दोबारा बता रहा हूँ, एक बार और बता रहा हूँ कि क्वेश्चन लेक्चर में ये सारे सवाल दोबारा करवाऊंगा। ये जितने भी आज सवाल अभी करवा दिए हैं ना, इन सारे ही सवालों को दोबारा करवाया जाएगा प्यारे बच्चों। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल और अपॉन में टोटल मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल अपॉन में टोटल मोल। अब चलो छोटे छोटे से कुछ रिलेशंस हैं उन्हें यहाँ भी पढ़ लो, उसे मेमोराइज करना, ठीक है। ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर मेमोराइज कर लोगे ना तो जो सवाल आते हैं उन सवाल को तुम वैसे भी सॉल्व कर लोगे। जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ बताई गई है उन सब इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से करना, तो ये जो रिलेशंस हैं इनके बिना भी तुम कर लोगे।
जिन रिलेशंस को तो याद करना ही करना था उनके ऊपर तो मैंने बना दिए थे बच्चों स्टार। उन रिलेशन को तो तुम्हें याद करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, एट एनी किसी भी कीमत पर वो याद होना ही चाहिए। लेकिन अब जो मैं रिलेशन लिखने वाला हूँ, ठीक है, अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो बहुत खराब नहीं होगा। सवाल जो है तुम सब भी सॉल्व कर लोगे। हाँ, अगर रिलेशन याद होगा तो चुटकी में सॉल्व कर लोगे। तो एक रिलेशन आता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल एम एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन स्मॉल एम एंड मोल फ्रैक्शन। ये तो आप पहले से ही जानते हो कि जिन सॉल्यूशंस के बारे में हमें पढ़ना है वो मेनली दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। वो चीज जो अमाउंट में ज्यादा होती है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। वो चीज जो अमाउंट में कम होती है उसे सॉल्यूट कहा जाता है और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो रिलेशन बिटवीन एम एंड मोल फ्रैक्शन देखो क्या होगा। कहते हैं एम बराबर होता है एक्स बी अपॉन एक्स ए, यानी काई बी अपॉन काई ए मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में एम डब्ल्यू यानी मॉलिक्यूलर वेट ए। मोलैलिटी बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ V अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। एक रिलेशन तुम्हारा है ये, एक रिलेशन है तुम्हारा बच्चों ये, यानी मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। ठीक, अब दूसरा रिलेशन कौन सा आता है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलालिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलालिटी। तो बच्चों देखो मोलैरिटी और मोलालिटी, मोलैरिटी और मोलालिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो कहते हैं कि मोलैलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन में 1000 इंटू में डी माइनस मोलैरिटी इंटू में मॉलिक्यूलर वेट। एक रिलेशन ये होता है जहां पे मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मतलब मोलैरिटी और मोलालिटी के बीच में रिलेशन होता है स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू 1000 अपॉन में 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू में एम डब्ल्यू। स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू में 1000, स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू में 1000 अपॉन में 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम डब्ल्यू। स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू 1000 अपॉन में 1000 इंटू डी, यहां डी होता है डेंसिटी। ठीक, सवाल में दिया होगा डी होता है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे झुंझुनों और झुंझुनियों, डी होता है डेंसिटी, डी होता है डेंसिटी। स्मॉल एम इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू 1000 अपॉन में 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू में एम डब्ल्यू, जहां पे कैपिटल एम है मोलैरिटी, ये है मोलालिटी, ये है डेंसिटी और ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एम डब्ल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट।
बस बच्चों, इसके बाद एक लास्ट रिलेशन हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैं लेक्चर एंड करता हूं। आज के दिन का आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा और कंसंट्रेट कर लो, थोड़ा सा और फोकस कर लो। लास्ट टॉपिक ये है, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W बाय W, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। परसेंटेज W बाय W एंड नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी। तो देखो, कहते हैं कि मोलैरिटी बराबर होता है परसेंटेज W बाय W इंटू डी इंटू 10 अपॉन में MW, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, इसके रिलेशन में बता रहा हूं, तो मोलैरिटी होता है परसेंटेज W बाय W इंटू डी होता है डेंसिटी, मल्टीप्लाई 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक इसी तरह से नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, परसेंटेज W बाय W इंटू डी इंटू 10 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया था ना अभी। ई क्या होता था? ई होता था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर, यही वाला ई है ये। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यहां से बन जाता है तुम्हारे पास, परसेंटेज W बाय W इंटू डी इंटू 10 अपॉन में ई, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और मोलैरिटी का फॉर्मूला प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो रिलेशन हम सीख रहे हैं, देखो ये रिलेशन याद होगा ना तो अच्छी बात है, सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है ये रिलेशन अगर याद हो, और नहीं भी होता है तब भी सॉल्व तुम कर लोगे। थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और पेपर को सॉल्व करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम। टाइम तुम्हारा बचना चाहिए, तो इसको याद कर लेने में फायदा है। तो रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W बाय W, वेट बाय वेट, नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी का हम रिलेशन देख रहे हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया यहां से परसेंटेज W बाय W। आग बंद करो, चलो मेरे साथ बोलो, परसेंटेज W बाय W इंटू डी इंटू 10, परसेंटेज W बाय W इंटू डी इंटू 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज W बाय W इंटू डी इंटू 10 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। बहुत सिंपल सा रिलेशन है, बहुत आसान से दो रिलेशन है, और यहाँ पे आज हमें जितना पढ़ना है वो कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। आगे की बातें होंगी अब अगली क्लास के अंदर। आज के लिए जो है इतना ही काफी है, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि तुम जो है कर पाओगे। पढ़ाने को तो मैं बच्चों को अभी 2-3 घंटे और पढ़ा सकता हूँ, यस मैं 2-3 घंटे और पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जो है अब जो है नहीं यहाँ टिक पाओगे, यहाँ पे आप अपने आप को नहीं संभाल पाओगे। और मैं बहुत ही ज्यादा संवेदनशील टीचर हूँ जो बच्चों की फीलिंग्स को समझता हूँ, और यहाँ मेरा काम है तुमको समझाना। मेरा पढ़ाना काम तो मेरा है ही, लेकिन तुमको समझाना भी मेरा काम है। तो मैं जो है ऐसा नहीं करूंगा कि मतलब मैंने बांट दिया, मैंने पढ़ा दिया कि लो भाई मैंने तो पढ़ा दिया इतना सारा, तुमको समझ कुछ नहीं आया है, तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरा काम था पढ़ाना तो मैंने पढ़ा दिया। नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं सारा कोर्स करवाऊंगा, लेकिन उसके साथ ही साथ मेरा ये भी काम है कि तुम्हें समझ में आए, तो उसके लिए पूरी कोशिश करी जा रही है। तो मेरे प्यारे झुंझुनों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होगे।
ये हमारे ये हो झुनझुनो और ये झुनझुनियो। तो मेरे प्यारे झुनझुनो, सारे जो झुनझुने हैं, झुनझुना बजाना बंद कर दो और मेरी बात ध्यान से सुनो कि सॉल्यूशन का जो पहला पार्ट था वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे जो होगा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, हाँ, पार्शियल प्रेशर। इसके बाद तीसरा पार्ट आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देन आएगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इससे तो सवाल पक्का अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आता है, ठीक है। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है पूछता नहीं है ज़्यादा, एग्जाम्पल पूछ लेता है कि बताओ आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा कई बार ये भी पूछ लेता है क्या, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ पे भी कई बार छोटे छोटे से चुटपुटिया से क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।